देखो बाबू, हम वंशानुगत रोग के पहला पार्ट बताए थे, जिसमें इसका पहला भेद मोनोजेनिक रोग तक हम पढ़ा दिए थे, पूरा बताए थे। आज 3 टॉपिक्स और आ गया। एक बहुजीनी वंशागति रोग, और दूसरा हो गया तीसरा हो गया गुणसूत्रीय रोग, और चौथा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया रोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, बहुजीनी वंशागति रोग। इसको बहुक्रियात्मक रोग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको और किस नाम से जानते हैं, तो बहुक्रियात्मक रोग के नाम से भी जाना जाता है। देखो, बहुजीनी वंशागति जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित करती है। बात सही है। मतलब कभी कभी चेहरा हो रहा जो गोरेपन दिखता है ना, लंबाई में परिवर्तन, आंख में किसी तरह के तो ये सब कुछ लक्षण होता है बहुजीनी वंशागति के कारण, जिसके जो है मेन रीजन होती है जीन। कहता जीन एक ही लक्षण को मात्र क्या करता है, नियंत्रित करती है। जिसमें कुछ इसका उदाहरण दिए, जैसे मानव में त्वचा का रंग देखते हो, जैसे त्वचा का रंग क्या हो जाना, गोरा हो जाना, काला हो जाना। तो ये सारी लक्षण जो है बताया जाता है जीन पर। कहता है मानव में त्वचा का रंग, आंखों का रंग और ऊंचाई। तो जैसे अगर किसी व्यक्ति को देखते हो ना कि बहुत लंबे होते हैं, अब व्यक्ति क्या होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम जो अगर देखा जाती है, तो एक जो जीन होती है उसके एक लक्षण के नियंत्रण के कारण होती है। जैसे मानव में त्वचा कहा जाता है, यह बहुजीनी वंशागति का एक उत्कृष्ट उदाहरण, सबसे श्रेष्ठ उदाहरण अगर माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे श्रेष्ठ उदाहरण कौन है, तो ये है मानव में त्वचा रोग। किसका, बहुजीनी वंशागति रोग का। कहा जाता है त्वचा का रंग कई जीनों के संयुक्त प्रभाव से निर्धारित करते हैं, जो देखो यहाँ मेलेनिन की मात्रा और प्रकार को नियंत्रित करते हैं। तो जिसके कारण त्वचा के रंग की जो है विस्तृत श्रृंखला बनाती है, जो बहुत गोरे से लेकर गहरे हो जाते हैं। किसी को देखते होंगे आप कि हल्का गोरे होते हैं, बहुत एकदम गहरा गोरे होते हैं, बहुत ज्यादा गोरे होते हैं। तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम होती है किसके कारण, जो जीन में जो होती है मेलेनिन की मात्रा और प्रकार को जो नियंत्रित करता है, इसके कारण त्वचा का रंग जो विस्तृत श्रृंखला बना लेती है, और जो बहुत गोरे से लेकर बहुत गहरे जो है गोरे तक होती है। उसके बाद आता है मानव ऊंचाई। कहा जाता है किसी व्यक्ति की ऊंचाई केवल एक जीन द्वारा निर्धारित नहीं होती है। अगर हम बोलेंगे कि कोई व्यक्ति की जो ऊंचाई है कि एक जीन इसको निर्धारित करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसे बहुत सारी जीन जो होती है मिलकर के निर्धारित करता है। कहता है इसमें बल्कि इसमें लगभग 400 से अधिक जीन या पर्यावरण जैसे गैर आनुवंशिक जो है कारक मिलकर के प्रभावित करते हैं। अगर हम बात करें इसमें जो जीन जो होती है, कि अगर हम बोलेंगे एक जीन जो है अगर व्यक्ति की लंबाई को बता पाएगा, नहीं बताए। इसमें कई सारा जीन अगर बोल दो तो 400 से भी अधिक जीन जो है पर्यावरण और क्या कहा जाता है गैर आनुवंशिक कारक मिल करके प्रभावित करते, तब व्यक्ति की लंबाई जो है पूरी बताई जाती है। फिर कहा जाता है आंखों का, देखो कहता आंखों का रंग में कई जीनों द्वारा नियंत्रित होते। देखता तुम लोग पढ़ा होगा कि मानव नेत्र का जो कॉर्निया होती है, आप देख रहे होंगे, वो कॉर्निया का 3 रंग होती है। वो तो रंग एक होता है भूरा, दूसरा होता है नीला, और तीसरा होती है काला। आप देखते हैं किसी व्यक्ति का कि आंख का जो कॉर्निया है, तो किसी का नीला दिखता होगा, किसी का भूरा दिखता होगा, किसी का काला दिखता होगा। और इसके साथ साथ मानव में रंग की पहचानने की क्षमता होती है जो मानव नेत्र की, और वो क्षमता पर बताता है किसको, जीनों को। बहुत सारा जीन मिलकर के कहता है क्या कि आंखों का रंग में कई जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिसमें गुणसूत्र 15 पर स्थित OCA2, देखो ये सब गुणसूत्र का ये लक्षण है जीन का। और दूसरा होता है HERC2 जीन मुख्य रूप से कार्य करते हैं। दोनों से पूछा जाएगा कि कौन कौन जीन कार्य करते हैं, एक OCA2 और दूसरा आता है HERC2 जीन का मुख्य उद्देश्य होती है इसमें। कहता है जीनों के संयोजन से विभिन्न रंगों जैसे भूरा, नीला, हरा
ए उत्पन्न होता है। अगर ए सभी गुण अगर नहीं हो तो ए सभी रंग जो है हमारी आंख की पहचान नहीं कर पाएंगे। अब आता है, ये हो गया बहुजीवी वंशागणित रूप, क्लियर। अब आता है गुणसूत्रीय रोग। अच्छा, गुणसूत्रीय रोग बोलने का मतलब क्या हो गया? कोई इसको कहा जाता है क्रोमोडिसीज रोग भी कह सकते हो। तो इसमें बोला जाता है यह बीमारी तब होती है जब किसी व्यक्ति के गुणसूत्र की संख्या या संरचना में क्या हो जाती है? असमानता। जैसे अभी हम बोले मतलब मेल और फीमेल दोनों की गुणसूत्र की संख्या क्या होनी चाहिए? दोनों की गुणसूत्र 46 होनी चाहिए। अगर मेल का गुणसूत्र अगर एक कम है, फीमेल का जो है गुणसूत्र बड़ा, तो जो बच्चे जन्म लेंगे उसका कोई अंग देखता कम विकसित रहेगा। या तो एक हाथ छोटा रहेंगे, या तो आंख में प्रॉब्लम, मतलब कोई ना कोई अंग जो है विकसित कम रहेगा। और अगर गुणसूत्र की मात्रा अगर दोनों में से किसी का ज्यादा हो जाए तो जो बच्चे जो संतान पैदा लेते हैं तो उसमें कोई अंग ज्यादा विकसित कर जाते हैं। किसी का देखते हो 6 उंगली हो जाता है, किसी की पूंछ निकल जाते हैं। तो ये मत समझना कि भगवान की देन होती है, ये सब एक तरह की रोग है गुणसूत्र की, जिसको कहा जाता है गुणसूत्रीय रोग। तो गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में क्या हो जाना? असमानता हो जाना। जैसे उदाहरण में दिए डाउन सिंड्रोम कब होता है? जब गुणसूत्र की संख्या 81, मतलब जिसको डाउन सिंड्रोम को कहा जाता है ट्राइसोमी 21 नाम से जाना जाता है। एक आता है एडवर्ड्स सिंड्रोम, जिसको कहा जाता है ट्राइसेमी 18 कहा गया। एक आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक आता है टर्न सिंड्रोम, एक आता है पटाउ सिंड्रोम, जिसको कहा जाता है ट्राइसोमी 13 कहा जाता है। सबसे पहले तुम लोग को समझ आते हैं, ये नहीं कि हम खाली बता दे कि एक तरह का बीमारी होता है गुणसूत्रीय रोग, और जानन करो कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। चलिए हम उसी के बारे में बात करते हैं। पहला बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। कहा जाता है यह एक अतिरिक्त गुणसूत्र की संख्या कितना 21 के कारण होती है। बिना बताए कि यदि गुणसूत्र की संख्या 21 हो जाएगा तो हम लोग को शरीर में क्या होगी? डाउन सिंड्रोम होगी। कहा जाता है इसके लक्षण में कम मांसपेशियां, टोन, तिरछी आंखें, देखते हो कोई व्यक्ति को तिरछा देखने के लग रहा, आपको देख रहा, उसमें उसकी आंख की जो गोलक भाग है, आई भाग, वो तिरछा हो जाता है, चपटा हो जाता है, जिसके कारण ये दिखते हैं। सीखने में कठिनाई, कोई व्यक्ति को कितनों तुम लोग सिखाओ वो सीख नहीं पाता। उसका रीजन है क्या? कि गुणसूत्र की संख्या अगर 81 हो गया तो नहीं, उस तरह की बीमारी को डाउन सिंड्रोम कहते। देखते हो कोई व्यक्ति कहता बहुत प्रयास करते फिर भी सीख नहीं पाते, तो सीखने में कठिनाई के कारण है कि डाउन सिंड्रोम हो गया उनको। फिर आती है दूसरा, इसका एडवर्ड्स सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाती है? बोलो 18 की अतिरिक्त प्राप्ति होती है। इसके लक्षण में क्या है? हाथों का खींचना, लगेगा हाथ खींच रही है, और धीमी विकास होना। आपका शरीर का जो ग्रोथ भाग है वो पूरी तरह से विकास नहीं होगा। आप पूरी तरह से दुबले पतले देखिएगा, सही से आप कुछ भी कितनों खा रहे हैं फिर भी शरीर बढ़ नहीं पा रहा। इसका बहुत और रीजन भी होती है जो कि हम बता चुके थे, अभी तो यहाँ बात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पढ़ा कुछ नहीं, बात कुछ करेंगे दिक्कत होगी। फिर आता है क्या? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह कब होता है? बोलो, यह वैसे पुरुष में होता है जिसकी गुणसूत्र X और Y में। सोचो, ऐसे तो पुरुष का गुणसूत्र होता है XY, लेकिन यहां हो रहा क्या क्या? XY। तो इस तरह का अगर गुणसूत्र पुरुष में अगर उत्पन्न हो जाता है तो वो पुरुष की जो बीमारी होगा वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगी। एक टर्न सिंड्रोम आता है, यह केवल महिलाओं में होती है। टर्न सिंड्रोम जो बीमारी होती है यह केवल महिलाओं में होती है जब उसकी गुणसूत्र सिर्फ किसका कमी हो जाए? X की, क्योंकि महिला का गुणसूत्र XX होता है और ये कम जाएगा तो यही बचेगा, तो इसलिए इसको हो जाता है टर्न सिंड्रोम हो जाती है। एक आता है पटाउ सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्र की संख्या 13 की जो है एक प्राप्ति होती है। तो ये आपको बताए थे गुणसूत्रीय रोग होती है। अब कोई पूछेगा कि पटाउ सिंड्रोम में गुणसूत्र कितना होती है? 13। अब आता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे शरीर की पावर हाउस कौन है बता दो? ऊर्जा का निर्माण केंद्र, मतलब गृह केंद्र क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये माइट्रो, जैसे हम बताएं तो तुम लोग शोषण में पढ़े होगो कि क्या हमारी पहला शोषण लंग्स में होती है,
दूसरा से जब ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? लंग्स में। लंग्स में आपको वायु प्रकोष्ठ होती है और वायु प्रकोष्ठ में हीमोग्लोबिन होती है और वह जो हीमोग्लोबिन होती है वहां से ऑक्सीजन को ले जा करके कोशिका में भेजती है। अब कोशिका में दूसरा जो है रिस्पिरेशन होता है, मतलब श्वसन होती है, और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक क्रैक चक्र का निर्माण करता है और क्रैक चक्र के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बनती है। अब अगर सोचो यही काम नहीं करेगा तो हम लोग सही ढंग से ना तो शोषण क्रिया कर पाएंगे और जब शोषण क्रिया नहीं कर पाए तो अगर शोषण कर भी रहे तो ऊर्जा का निर्माण नहीं कर, हमारी बॉडी में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। और ऊर्जा बनता है कि ना 38 एटीपी का निर्माण करता जो पढ़ेंगे। अब बाकी जो कौन सा गैस को पूरी तरह से CO2 को फिर वही हीमोग्लोबिन बाहर कर देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया रोग होती है क्या? ये एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए ठीक से काम नहीं कर पाता। समझे ना? अभी ना बोले इसमें ऊर्जा का उत्पादन सही से नहीं कर पाता। जहां ऊर्जा का निर्माण करना 38 एटीपी, वहां ऊर्जा का निर्माण कर रहा मान लो 30, मान लो 28, तो ये एक तरह का बीमारी क्रिएट कर देगा। आप कहते हैं ना कि आपको काम करने का कुछ मन ही नहीं कर रहा, एकदम पूरी तरह से एनर्जी, मतलब ऊर्जा नाम का चीज ही नहीं। बस समझ लिया आपके शरीर की कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रोगग्रस्त हो गया। ठीक, बाकी जो बच रहा है वो अगले